राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, पहली खबर में हम लोग बात कर लें उस गौरवान्वित कर देने वाली खबर को लेकर जिसको जानने के बाद पूरी दुनिया टेंशन में है। जी हाँ, देखिए इस समय हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, मैं आपको अलग अलग कई सारे वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं कि भारत के साथ एक तरह की ट्रेड वॉर खेली जा रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स वगैरह हों, अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस वगैरह हों, या कल ही जो मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी, जिसके साथ हम लोगों ने एक्चुअली एफटीए किया, मदर ऑफ ऑल डील, उनके द्वारा भी कुछ भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। और जिस तरह का सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है, जो चीज़ें मैं आपको शायद बोल नहीं सकता खुलकर, कि भारत को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। जी हाँ, तो देखिए बताया ये जा रहा है कि भारत का मई मंथ में जो एक्सपोर्ट था उसमें काफी बड़ी छलांग देखने के लिए मिली है। जी हाँ, खबरें निकल कर आ रही है कि जहां पर अप्रैल 2026 में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो 43.56 बिलियन डॉलर्स हुआ करता था, तो वो मई मंथ में बढ़कर 45.20 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया। और इसको लेकर भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये अब तक का हमारा सबसे हाईएस्ट मंथली एक्सपोर्ट है। यानी इतना एक्सपोर्ट पहले हम लोगों ने एक ही महीने के अंदर नहीं किया था। तो ये एक तरह का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है भारत ने। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया जब भारत को दबाने की कोशिश कर रही थी, रास्ते बंद कर दिए गए, महंगाई बढ़ा दी गई, क्रूड ऑयल की प्राइसेस आसमान को छूने लगी, इसके बावजूद भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते रहा। अब अगर इसको लास्ट ईयर से तुलना करें तो ये 18% के जंप के साथ देखने के लिए मिला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 45.20 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है, ये गुड्स का है, सर्विसेज का अलग। और यहाँ पर आप लगातार देख पा रहे हैं 2026 का ये ग्राफ, लगातार भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। बीच में फिर टैरिफ्स वगैरह आ जाए, वॉर आ जाए, रास्ते बंद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट लगातार वृद्धि करते जा रहा है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो यहाँ पर निश्चित है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जब तक आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे उन्हें एक्सपोर्ट भला कैसे करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मई 2026 में जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट था वो भी 36.76 बिलियन डॉलर्स रहा, जो कि उससे ठीक एक साल पहले की तुलना में 13.2% वृद्धि के साथ देखने के लिए मिला। कहने का मतलब वो सारी सर्विसेज जो कि हम लोग दूसरे देशों को प्रोवाइड कराते हैं, वहां पर भी वृद्धि देखने के लिए मिली है। फिर हमारा गुड्स हो, सर्विसेज हो, दोनों के दोनों यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक चिंता वाली बात देखने के लिए ये भी मिली है कि हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ा, लेकिन साथ ही हमारा इंपोर्ट भी बढ़ गया। हम लोगों ने विदेशों से ज्यादा सामान खरीदा, या यूं कह दीजिए कि ज्यादा पैसा देकर सामान खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद कम नहीं हुआ, वो स्थिर बना रहा। हालांकि इसके कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि इस समय पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतें काफी बढ़ गई है, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस वगैरह हो, तो इनको जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया हो तो डेफिनेटली हमें ज्यादा पे करना पड़ा होगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की ही कीमतों की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतें बढ़ी है, जिसमें आप मोबाइल फोन्स ले लीजिए, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ले लीजिए, और वो सारी चीजें जिन मामलों में हम लोग इंपोर्ट पर ही निर्भर हैं, उनकी कीमतें ज्यादा देकर पे करनी पड़ी। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि ईरान अमेरिका के बीच में वॉर खत्म हो चुकी है, और वॉर खत्म होने के तत्काल बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी कमी देखने के लिए मिली है। संभवतः आने वाले समय में क्रूड ऑयल की कीमतें और भी ज्यादा कम हो, और अगर लगातार शांति बनी रहती है तो निश्चित तौर पर अगले महीने जो रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी उसमें हमारे इंपोर्ट बिल्स भी कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मान गए इस बात को कि जितना दबाव डालने की कोशिश की भारत सरकार ने, उतना अच्छा काम करके दिखाया है। यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ रही है, आप सभी को याद होगा जब 1998 में भारत के द्वारा पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण किए गए थे, उसके बाद भी दुनिया भर के देशों ने भारत के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए थे, स्पेशली अमेरिका ने। अब हम सभी जानते हैं कि भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है, काफी बड़ा मार्केट है, और भारत ने उस समय तक अच्छी खासी पैठ इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी बना ली थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही मैक्सिमम सैंक्शंस को हटवा दिया था, या उन्हें बाईपास करने के लिए सॉल्यूशंस निकाल लिए थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, जो बात शायद ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने करीबी लोगों को कही थी कि यार अगर ये सैंक्शंस कुछ और समय चलते तो हम लोग शायद और मजबूत हो जाते। यानी ये जो सैंक्शंस जल्दी हटाए जा रहे हैं ये हमें कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि 1998 से पहले जब 70s वगैरह में हम लोगों ने न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, उस समय जब हमारे ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगे थे, उसके बाद ही वो रेवोल्यूशन का समय आया जिसकी वजह से हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई मिसाइल कंपोनेंट वगैरह
हम लोग विदेशों से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, रशिया तक से नहीं। तो सारी कुछ चीजें हम लोगों ने घर पर तैयार की, फिर पृथ्वी मिसाइल हो, अग्नि मिसाइल हो, और आज देख लीजिए, आज भारत गिने चुने ताकतवर देशों की लिस्ट में काफी ऊपर आता है। तो इस बार भी जितना सबूटाज करने की कोशिश की, हम लोगों ने उतने ही हाथ पैर चलाए और उसका प्रतिफल यहाँ पर आंकड़ों के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए भारत सरकार को ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये रफाल फाइटर जेट से जुड़ी हुई है। इसको लेकर मैंने आपको लगभग सारी चीजें अभी तक विस्तार से बता दी हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जल्द ही 114 रफाल को लेकर डील हो जाएगी। ये हथियारों के इंटीग्रेशन वगैरह को लेकर और इसके लगभग 60% तक इंडिजिनाइजेशन को लेकर तैयार हैं। जरूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा की जाएगी, कई और तरह की सहूलतें हमें दी जाएंगी, जिसके चलते हम लोग हमारे रडार सिस्टम, सैटेलाइट लिंक वगैरह इनसे इन्हें जोड़ पाएंगे। कुछ लोगों को संशय था कि जो पास्ट में हम लोग रफाल खरीद चुके हैं, क्या उनके अंदर भी हम लोग हमारी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ग्लोबली जो भी रफाल के यूजर्स हैं, वो BDL द्वारा तैयार की गई किसी भी प्रकार की एयर लॉन्च मिसाइल का इस्तेमाल रफाल जेट में कर सकते हैं, क्योंकि BDL और डसॉल्ट एविएशन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसके चलते BDL द्वारा मैन्युफैक्चर की गई सभी तरह की एयर लॉन्च मिसाइलें आप रफाल से इंटीग्रेट कर सकते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी यूजर्स। यहाँ पर एक्चुअली जो माथापच्ची चल रही थी वो इस बात की थी कि ये जो हथियारों का इंटीग्रेशन होगा, ये खुद हम लोग हमारे एंड पर कर पाए, हम लोग ये चाहते थे। ऐसा नहीं कि बार बार हमें फ्रांस से रिक्वेस्ट करनी हो, उनकी मदद लेनी हो और भारी भरकम उन्हें पे करना हो। इसी के साथ दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है कि अगर एकदम से 2-3 स्क्वाड्रन फाइटर जेट जो कि रफाल होंगे, ये अगर अतिरिक्त रूप से मिल जाते हैं तो तत्काल इन्हें शामिल कर लिया जाए, इन्हें सर्विस में लाया जा सकेगा। हमें किसी प्रकार का अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखा है। जी हाँ, ये है हमारी रफाल को लेकर तैयारियां। एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि भारत की वायुसेना के द्वारा लगभग 2 स्क्वाड्रन रफाल फाइटर जेट को तुरंत सेवाओं में लाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार करके रखा है। यानी अभी तो हम लोग केवल 36 के ही यूजर्स हैं, लेकिन जो हमारी तैयारियां हैं वो लगभग 72 फाइटर जेट्स की है। तो 36 और तत्काल अगर आ जाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं लगेगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि कोई नई तरह का फाइटर जेट वगैरह लिया जाता है, ये ज्यादा मात्रा में बाद में भी लिया जाता है, तो उनके सर्विस में आने में, पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में काफी लंबा समय लगता है। कई बार कई देशों को 6 महीने से लेकर साल भर तक का भी समय लग जाता है। तो आपने फाइटर जेट ले तो लिए, आपको डिलीवर्ड भी हो गए, लेकिन सेवाओं में आने में, ऑपरेशनल होने में लगभग 6 से साल भर आपको प्रतीक्षा करनी होती है, इंतजाम करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंतजाम पहले से ही करके रखे गए हैं। और ये चीज बता दी है कि भारत की वायुसेना के द्वारा पहले ही तैयारी कर ली थी और पूरा मन बना लिया था कि रफाल के बेड़े को बढ़ाया जाएगा। भाई तभी ना हम लोगों ने इतनी सारी तैयारियां करके रखी। इसकी वजह से जो लागत थी हमारी, ये भी काफी प्रभावी ढंग से कम हमें पड़ी है। अब इसके लिए बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2020 से पहले ही रफाल फाइटर जेट के आने से पहले भारतीय वायुसेना के द्वारा हैंगर्स तैयार कर लिए गए हैं। रिपेयर, ओवरहॉल और मेंटेनेंस वगैरह के लिए सारी सुविधाएं तैयार करके रखी है। अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स वगैरह का भंडारण हमारे पास है। विशेष उपकरण जो इसके लिए चाहिए होंगे वो हमारे पास उपलब्ध है। सिमुलेटर और ट्रेनिंग के लिए जितनी भी टेक्निकल चीजें चाहिए, कर्मचारी चाहिए, या जो एक बहुत बड़े स्केल पर अलग अलग प्रकार के सब सिस्टम्स चाहिए होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने पहले से ही अरेंज करके रखा है। इवन हमारे पास इसमें इस्तेमाल करने के लिए मिसाइलों का भंडार वगैरह भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। तो वैसे तो बताया जा रहा है कि 3 स्क्वाड्रन तक भी हम लोग आसानी से मेंटेन कर सकते हैं हाथों हाथ, लेकिन 2 का तो आप मान ही लीजिए कि 2 स्क्वाड्रन हाथों हाथ हम लोग सर्विस में ला पाएंगे, पूरी तरह से ऑपरेशनल कर देंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये भी। अब अगर तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो ये मिसाइल टेस्ट को लेकर आ रही है। मैंने अपने अरट्टे ग्रुप खंडवा वाला पर आपको सूचित कर ही दिया था कि DRDO के द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मैं आपको बता दूं कि निर्भय मिसाइल के आधार पर ही बनाई गई एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे कि आप महंगी ब्रह्मोस मिसाइलों का एक विकल्प भी मान सकते हैं, जो कि कम से कम लागत पर स्वदेशी स्तर पर आपको ज्यादा दूरी तक अटैक करने की क्षमताएं देगा। ये लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देने जा रही है। सरफेस टू सरफेस से आप लॉन्च कर पाएंगे। तो 15 जून 2026 को ओडिशा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही इसका परीक्षण किया गया है। और इसी के साथ इस महीने का ये हमारा चौथा टेस्ट है। 2 BMD के टेस्ट किए गए, एक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया था और अब ये LRLSCM का। तो कुल मिलाकर इस महीने का ये चौथा टेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि इस बार इसका काफी बड़े स्केल पर इंडिजिनाइजेशन करने के साथ ही इसका ये सफल परीक्षण किया गया है।
वो जो माणिक इंजन के बारे में हम लोग डिस्कस किया करते थे, उसी माणिक इंजन के आधार पर इस मिसाइल को तैयार किया गया है और शुद्ध रूप से ये भारतीय मिसाइल है। इस मिसाइल को तैयार करने में वाकई में भारत को काफी लंबा समय लगा है। निर्भया मिसाइल को लेकर पास्ट में मैं आपको पूरी डिटेल में चीजें बता चुका हूँ। कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः इस मिसाइल को हम लोगों ने तैयार कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। अब जिस तरह से अमेरिका युद्ध की शुरुआत में टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल करता है अपने एनिमीज के खिलाफ, हम लोग भी इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया करेंगे। ये बिल्कुल उसी कैटेगरी की मिसाइल आप मान सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।